हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा आपके सामने एक नए जो साइकोलॉजी जो टॉपिक है हमारा, या जो पार्ट बी वाला जो हमारा पोर्शन आता है, उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि लगभग 1150 के आसपास वैकेंसी आई है, और DTPLSP में बहुत दिनों के बाद वैकेंसी देखने को मिली है। तो आई होप कि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, और आने वाले 3 तारीख को, जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपने ऐप पर जो है ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं DTPLSB PRT के लिए, ठीक है। और ये मात्र आपको 2999 यानी कि 3000 रुपये में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ता कोर्स है। और उन बच्चों के लिए है जो कि ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, बट अगर आपको ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन भी हमारे पास व्यवस्था है। आप सिग्मा गुरुकुल थाना रोड नदगढ़ में आकर क्लास ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन हम 3 तारीख से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आज मैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जनरली पार्ट बी में क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर हमने डिस्कशन किया था। आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा कि साइकोलॉजी PRT जो पार्ट बी वाला जो पोर्शन है साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट अगर हम करें तो देखिए, जो आपका साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, इसमें आप ये देख रहे हैं साइकोलॉजी का अगर मैं सिलेबस देखूं तो इसमें पहली तो पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के बारे में, कि बच्चे कैसे डेवलप होते हैं, उनको किस प्रकार से उनका विकास होता है, उनकी लर्निंग किस प्रकार से होती है। इसी के अंदर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं कि बच्चों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि एजुकेशन बच्चों की कैसी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको पता ही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर होता है, कि टीचिंग क्या है, टीचिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, टाइप ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इन पर आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में क्या है बच्चों, पॉलिसीज एंड कमीशंस। आपको पता ही है कि एजुकेशन की बहुत सारी पॉलिसीज रही हैं, काफ़ी कमीशंस बनाए गए हैं, जिसमें मुदालिल कमीशन की बात करें, कोठारी कमीशन की बात करें, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी हमें पढ़नी होगी इसके अंदर, ठीक है। कुछ समिति हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और साथ में सब्जेक्ट पेडागोजी। देखो, सब्जेक्ट पेडागोजी को क्या PRT पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट पेडागोजी के बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछेगा। देखो, पहली बात तो ये मानिए, सब्जेक्ट मतलब कि विषय, और पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, साइंस ऑफ टीचिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? साइंस ऑफ टीचिंग, कि आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास छोटे बच्चे होंगे, उन छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, जो टॉपिक सब्जेक्ट्स के हैं उन टॉपिक को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए कैसे प्लान करना है आपको, ये सब हमारा सब्जेक्ट पेडागोजी में होता है। और सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 3 सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो EVS पेडागोजी, क्योंकि आपको पता है PRT में जो है छोटे बच्चों के लिए 1st to 5th क्लास में EVS होता है, एनवायरमेंटल स्टडी होती है। साथ में मैथ्स की पेडागोजी में देखने को मिलेगी, मैथ्स को कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को छोटे लेवल पर, लोअर लेवल पर। और साथ में लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज के अंदर बेसिकली आपको हिंदी के बारे में पूछ सकते हैं, हिंदी पेडागोजी के बारे में पूछ सकते हैं, और साथ में आपको इंग्लिश के बारे में भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। बट मैंने आपको पहले ही कहा था कि इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसको स्टडी आपको करना ही है। साथ साथ में आपको कोर्स, जो आपकी जो कोर्स की बुक है, जो आपको DLED या JBT जहां से आपने की होगी, वो बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि उस बुक में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में NIOS, आपको पता ही है कि NIOS से भी क्वेश्चन DTPLS भी दे देता है। एक बार पूरा पेपर ही NIOS से आ गया था, तो इसको भी आपको कंसीडर करना है। पर इसके लिए आपको नोट्स आप यूट्यूब पे, सॉरी, आप गूगल पे या इसकी NIOS की साइट पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ साथ में NCERT की 11th और 12th क्लास की जो बुक आती है साइकोलॉजी की, वो बुक भी आपको पढ़ना है।
उस बुक्स में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि सारी चीज़ें हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसको आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखना है ताकि आपको किसी टॉपिक को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये आपको कंसीडर करना है बच्चों, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इग्नू की भी बुक्स आती हैं कुछ, वो भी बुक्स आप ले सकते हो। तो ये सब आपकी सेल्फ स्टडी पे है, यानी कि आपको इसको पढ़ने के साथ साथ ये भी साथ साथ में आपको इसके बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ DTPLSB PRT। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि DTPLSB का जो सिलेबस है पार्ट बी वाला अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाता है बच्चों, है ना। हम कंप्लीट तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रिपेयर कर चुके हैं, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी पड़ती है ना। तो इसलिए मैंने, क्योंकि सिलेबस हमें कंफर्म पता नहीं है क्या आता है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम साइकोलॉजी में या एजुकेशन साइकोलॉजी बच्चों को क्या क्या पढ़ाएंगे उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन स्टिल कोई नहीं जानता कि इसमें क्या पार्ट बी में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे एग्जाम से, जैसे सेंट्रल एग्जाम में आपका KVS होता है, केंद्रीय विद्यालय वाला, उसका सिलेबस हमें पता है कि भाई 60 नंबर की ये टॉपिक है, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप अच्छे नंबर लेके पास कर सकते हो। इसमें भी हो सकते हो, लेकिन इसमें हमें ये पता नहीं कि सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। बट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं कि टॉपिक एग्जाम में जिस पर आ रहे हैं क्वेश्चन DTPLSB पूछ रहा है, तो उस पे बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है क्या होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है बच्चों, ये कहाँ से आया, है ना, पहले किसका पार्ट हुआ करता था। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बहुत पूछे जाएंगे आपसे, है ना। ईयर्स पूछे जाएंगे कि भाई पहली लैब कब खोली गई थी, पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, पहली किताब किसने लिखी थी, इसके ऊपर बुक किसने लिखी थी बच्चों। तो ये पूरी हिस्ट्री और प्लस में रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है, इन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो है आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने सभी टॉपिक की जगह पर एक टॉपिक लिख दिया है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर ही हम स्टेज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार के स्टेज के डोमेन्स पढ़ेंगे, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, कॉग्निटिव में क्या होता है, सोशल में क्या होता है, इमोशनल में क्या होता है, और साथ में इसके थ्योरी भी। थ्योरी में आपको पता ही है कि पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी, इसको डिटेल में हम इसके अंदर करेंगे बच्चों। और ये बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। आपको पता ही है कि डेवलपमेंट में नहीं, हर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो डेवलपमेंट है या हमारी लर्निंग है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, ये सब दो ही चीज़ों पर बेस्ड है, वो है एक हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। और इन्हीं दोनों पर हमारे डेवलपमेंट जो है वो टिका हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इनका कैसे रोल है, हेरिडिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट में किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के ऊपर, ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद सोशलाइजेशन, बच्चे का समाजीकरण कैसे करना है, बच्चे कैसे सोशलाइज होते हैं, कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं सोशलाइजेशन के अंदर, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद खेल क्या है, खेल को हालांकि देखो हम लिखते हैं कि खेल का यूज बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होता है या सोशल स्किल डेवलप करने के लिए होता है, सोशल कोरिलेशन के लिए होता है। बट मैंने यहाँ पे लिखा है प्ले एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है, सारे एरियाज में, यानी कि हिंदी में अगर हम इसको कहें तो उसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। क्योंकि आपको बता दूं मैं, जो हमारा प्ले है, खेल जो है, वो हमारा सर्वांगीण विकास करता है। उसके बाद ये टॉपिक है वो है मोटिवेशन। आपको पता है कि मोटिवेशन का बच्चे के सीखने में बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। मोटिवेशन कैसे दी जाए बच्चे को, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, बच्चे को पढ़ाते समय किस मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कैसे बच्चे को इंट्रिंसिकली मोटिवेट कर सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं इसमें पूछी जाएगी। इसके बाद थ्योरी और लर्निंग क्या है, सीखना क्या होता है, और थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के बारे में आपको पता ही आता ही है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें थ्योरी में आपकी थॉर्नडाइक की, पैवलोव की, स्किनर की, करीबन 8 से 10 थ्योरी हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल से। वो भी इसमें कॉल्ब की थ्योरी भी आएगी जो नई है, गेने की थ्योरी हो गई, गुथरी की हो गई, इसके अलावा टॉलमैन की जो साइन थ्योरी है वो पूछेंगे, लेविन की, कट लेविन की जो है फील्ड थ्योरी है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या होता है थिंकिंग, थिंकिंग के टाइप्स क्या हैं, रीजनिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस की भी आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। इसमें आपका गार्डनर की थ्योरी, स्पीयरमैन की थ्योरी, इसके अलावा गिलफर्ड की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रॉइड की थ्योरी बहुत ही फेमस है और ये इस पर हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं,
टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कितनी होती है, पर्सनैलिटी पर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इंक ब्लॉट टेस्ट क्या है, चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट क्या है ना, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, मिनीसोटा एमएमपीआई क्या है। तो मतलब थोड़ी डिटेल में, और ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक लगता है लोगों को, बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और अच्छे तरीके से समझ में सारी चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसमें जितने भी हमारे डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं, एक्सेप्शनल बच्चे कैसे होते हैं, डिसेबिलिटी या जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, या जैसे एग्जांपल के लिए एलडी क्या है, एएसडी क्या है, एडीएसडी क्या है, ये सब के बारे में डिटेल, यानी कि ये जो हमारा पोर्शन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसमें जितने भी स्पेशल बच्चे हैं या स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, इनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, आपको पता है कि दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, और उनको कैसे सिखाया जाए, है ना, उनकी डिफरेंसेस को कैसे देखना चाहिए हमें, कैसे उनको सिखाना चाहिए, ये पूछा जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे मेमोरी क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, काउंसलिंग कैसे किया जाए, है ना, इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव के साथ साथ इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है ना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंक्लूसिव आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर नॉर्मल को एबनॉर्मल के साथ एक साथ पढ़ाया जाता है रेगुलर स्कूल्स के अंदर, मेन स्ट्रीम के अंदर, उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। एनसीएफ ने सबसे पहली बार इसको प्रमोट करने की बात कही थी, एनसीएफ 2005 ने, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसीज, जैसे हमने बात किया था, एजुकेशन पॉलिसी इंडिपेंडेंस से पहले जो कमीशंस पॉलिसी आई हैं उस पर भी हम विचार करेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद से जो आपका 1952 में आया, 3 में आया था मुदालियर, उसके बाद 64, 66 में आपका कोठारी कमीशन आया था। इसके बाद 1968 में पहली जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी कोठारी कमीशन के अध्यक्षता पर, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस के बिहाफ पर। उसके बाद 68 के बाद 86 हो गया, उसके बाद 1992 पीओए हो गया, है ना। उसके बाद बहुत सारे 1995 में आया था बहुत सारे, जैसे इसमें आपको मिड डे मील व्यवस्था के बारे में बात की गई थी, एमडीएम के बारे में। तो ये सारी बातें डिटेल से हमें इसको में पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा आएगा बच्चों, इसमें टीचिंग क्या है, टाइप ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से आपसे जो है पूछा जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रिसोर्स क्या क्या हम यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाते समय, टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं, है ना, ऑडियो एड क्या है, विजुअल एड्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है बेसिकली टीचिंग करने के, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा करिकुलम एंड सिलेबस के बारे में पूछा जाएगा आपसे कि करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होते हैं, करिकुलम में भी क्या नाम है, किस किस टाइप के करिकुलम होते हैं, हिडन करिकुलम क्या है, ओवर्ट करिकुलम क्या है, नन करिकुलम क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड कौन से करिकुलम होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्स कौन कौन से करिकुलम होते हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम क्या है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्पायरल करिकुलम भी एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा। उसके बाद आपको बताया आजकल हमारा एजुकेशन थोड़ा मॉडर्न होने लगा है, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आईसीटी के बारे में, इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, दीक्षा ऐप हो गए, स्वयं प्रभा पोर्टल हो गया, बहुत सारे हैं बच्चों। तो आईसीटी के बारे में भी हम डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे, और यहाँ से आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अंत में देखें तो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स में आपको ईवीएस की पेडागोजी पढ़नी है, मैथ्स की पेडागोजी पढ़नी है, और लैंग्वेज की पेडागोजी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको इसमें मेंशन नहीं किए हैं, बट वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना। इसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके अलावा इसमें फिलॉसफी रह गया, फिलॉसफी एंड एजुकेशन क्या होता है, फिलॉसफी में भी फील्ड ऑफ फिलॉसफी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स हैं, बट ये सारे टॉपिक एक्सपेक्टेड हैं, यहाँ से तो पूछेगा भी, बट बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे योगा पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़े थोड़े स्टैट्स पे भी, स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको इसी साइकोलॉजी के सिलेबस में आपको मिलेगा। तो मतलब ये मैंने एक्सपेक्टेड बताया आपको कि ये चीज़ आपको तैयार करनी है, बट टॉपिक और भी हो सकते हैं। साथ में आपको ये कोर्स की बुक तो पढ़नी ही है, एनआईओएस की जो नोट्स हैं आपको वो पढ़ने ही है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि ये आप नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है और वो मुझसे स्किप हो जाए, तो आप वो बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं करवाने की कोशिश आपको क्लास के अंदर ही करूंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब एक चीज़ को और हम देखते हैं कि तो किस किस टाइप्स के क्वेश्चन जो है DSSB के अंदर देखे गए हैं। तो मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज किया था, तो मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जहाँ पर
मैंने देखा कि 3 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहला होता है सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन देंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, जैसे पियाजे की थ्योरी, मतलब क्या नाम क्या है, पियाजे ने किस फील्ड में अपना रिसर्च किया था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। स्टेटमेंट की आपको क्या होगा कि आपको 2-4 स्टेटमेंट दे देंगे या 2 स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे भाई ए सही है या बी सही है ना, या दोनों सही है या ए बी सी सही है। और तीसरा जो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो होते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि सीटेट में भी आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इस बार, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपको दे देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 कि विच फैक्टर इज इनबॉर्न एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। कौन से ऐसे फैक्टर है जो इनबॉर्न होते हैं, जन्म से ही होते हैं, और जिनको हम बदल नहीं सकते, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन, ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपका मैच वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ए दे देगा और इधर बी दे देगा, आपको बोलना है कि मैच करके दिखाओ। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी मेमोरी बेस्ड होते हैं। इसको हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, जो आपकी मेमोरी बेस्ड यानी कि आपकी याददाश्त के आधार पर होती हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस हालांकि कम देखने को मिलेंगे आपको, बट आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर जनरली हम देखें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनबॉर्न एंड कैन नॉट बी चेंज। तो एनवायरमेंट तो आपको पता है डायनामिक होता है, बदलता रहता है ना। हेरिडिटी है, ये आपको पता है चेंज नहीं होती। एजुकेशन में भी चीज़ें बदलती रहती हैं और पीयर इन्फ्लुएंस भी बदलता रहता है। बट हेरिडिटी जो है वो उसको हम स्टैटिक मानते हैं, या आप ये लगा लो स्थिर रहती है ये। और ये जो मिल गया यानी कि फिक्स है, जो मिल गया वो मिल गया, जो नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ये क्या है, इनबॉर्न है, और ऑब्वियसली बात है बाय बर्थ जो हमें मिलता है हेरिडिटरी होती है, और इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो था ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स पर, आपकी मेमोरी पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंट ओनली, केवल एनवायरमेंट पर बेस्ड होता है। डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एक्सपीरियंस, यानी कि मैचुरेशन और एक्सपीरियंस की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुरूपी है, कॉन्टिन्यूइंग है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि लगातार चलती है, और इरिवर्सिबल है, यानी कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है बर्थ से अंटिल डेथ चलती रहती है। अब देखो 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट आपको लग रहे हैं कि सही है। अब डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंट ओनली, ये गलत हो गया बच्चों कि अगर हम एनवायरमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इन दोनों के मिलने से हमारा विकास होता है, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण के इंट्रैक्शन से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ओनली एनवायरमेंट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट रिजल्ट इज मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है कि मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस की वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर भी हेरिडिटी एनवायरमेंट की बात हम कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल भी है, एक से अधिक दिशा में होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, और इरिवर्सिबल है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों, ये बात भी सही है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, बर्थ नहीं है बच्चों, डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि वॉर्म में शुरू हो जाती है, यानी कि प्री बर्थ शुरू होता है, प्री बर्थ शुरू होता है और टू टिल डेथ, ये आपका चलता रहता है ना। तो यहाँ पे बर्थ लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, आपका गलत है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका ए। तो ये है विच ऑफ द, ये कौन सा है, स्टेटमेंट्स बेस्ड, दो स्टेटमेंट दे देंगे आपको, उसके ब्याप पर आंसर्स बताने हैं। और तीसरा टाइप जो मैं आपको बात कर रहा था कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पे दिए जाएंगे आपको, दो एक कथन देगा, एक उसका रीजन देगा, पूछेगा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ना। तो जैसे क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, पहले बच्चा जनरल सीखता है और फिर स्पेसिफिक सीखता है, ये बात बिल्कुल सही है। अ बेबी फर्स्ट मूव द होल आर्म्स, पहले पूरा हाथ हिलाता है और फिर फिंगर्स, ऑब्वियसली बात है कि पहले एज अ होल बच्चा सीखता है, फिर पार्ट की ओर जाता है, और यानी कि पहले एज जनरल बच्चा काम कर रहा है फिर पार्ट्स की बात कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये वाला जो लाइन है ये जनरल टू स्पेसिफिक वाली बात को क्या करता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन, हालांकि टाइप्स और भी आ सकते हैं, ठीक है, कि आपको 2 स्टेटमेंट दे सकता है, उसको बोलेगा वो करने के लिए, और भी मैच वाले दे सकता है मैच, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट 3 टाइप के क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये तो खैर अभी
ज़्यादा लेटेस्ट मानता हूँ मैं इसको कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भी पेपर बन रहा है उसमें असर्शन रीजन पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारी क्लास होगी बच्चों। डिटेल में आपको समझाऊंगा इसके बारे में आप लोगों में, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक पर मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा और हर टॉपिक के बाद मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और डिटेल में उसके बारे में आपको बताना है बच्चों क्वेश्चन। तो हर टॉपिक पर हम क्वेश्चन रखेंगे और अगला टेस्ट लेंगे तो पिछले वाले टॉपिक को इंक्लूड करते हुए हम करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने 100 टॉपिक बनाए, 100 क्वेश्चन बनाए, और मान लो कि 2 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। जैसे मान लो कि एक है साइकोलॉजी वाला टॉपिक मैंने किया और एक मैंने टॉपिक करवाया आपको डेवलपमेंट। तो मान लो हालांकि मैंने लेटेस्ट टॉपिक आपको पढ़ाया है डेवलपमेंट, लेकिन अगर मैं 100 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो उसमें साइकोलॉजी जो प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इसके क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। 5-6 महीने हमारे पास हैं इसको करने के लिए, अगर हम सही से इसकी तैयारी करते हैं तो। ठीक है, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, मेहनत करनी ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर इस पेपर में आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बिना सेल्फ स्टडीज के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 तारीख से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ऐप ले लीजिए, ऐप में अपना जो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बच्चों, और स्टडी कंटिन्यू करिए। क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे से, आपको टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, डाउट क्लास रखी जाएगी आपको बच्चों, ताकि आप को अच्छे तरीके से हम तैयारी करवाएं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको एक DSSB में जॉब दिलाया जाए, PRT टीचर बनाया जाए बच्चों। ये हमारी मनोकामना आप लोगों के लिए रहेगी बच्चों। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, जो इस पर हम डिस्कशन में करना था। आज हमने काफ़ी बिंदु पर बात की है। तो मिलते हैं कोर्स में, ऐप पर मिलते हैं, वहाँ पर आपको और डिटेल्स में इसके बारे में समझाऊंगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।